हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्त विज्ञान पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का विज्ञान, जिसमें क्लास 10th के विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर से एक वर्ड है जिसका नाम है जनन। तो जनन वर्ड को सबसे पहले समझेंगे कि जनन कहते किसको हैं। जनन के बारे में आइए समझते हैं। जनन किसे कहते हैं? जब किसी जीव के द्वारा नए जीव का जन्म या निर्माण होता है तो उसे जनन कहते हैं। किसी भी जीव के द्वारा जब नए जीव का निर्माण हो तो उसे क्या कहेंगे? जनन कहते हैं। अब जनन के क्या होते हैं? दो प्रकार होते हैं। जनन के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है? अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या है? लैंगिक जनन। अब इन दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन किसे कहते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसमें आइए समझते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अन्य जीव के बिना स्वयं के आनुवांशिक गुण के आधार पर नया जीव का निर्माण करता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई भी जीव जो है वो बिना किसी दूसरे जीव के स्वयं के आधार पर ही जो है नया जीव का, अकेले ही वो नया जीव का निर्माण कर लेता है। उसी को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब इस जनन में किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ रहा है? तो इसमें कौन सा ऐसा जीव है जो अलैंगिक जनन करता है? मतलब क्या हुआ कि इसमें किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है। तो अमीबा है, हाइड्रा है, बैक्टीरिया है, लेशमानिया है, और भी जीव हैं। आपको आगे क्लास में जो है चर्चा करने को मिलेगा और आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। इन सभी जीवों के अलैंगिक जनन की अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे अमीबा में द्विखंडन होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। सेकेंड नंबर है लैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन में क्या है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के लिए नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। आप समझ सकते हैं, इसका एकदम बिल्कुल आसान भाषा में एकदम बिल्कुल समझाया हुआ है कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों लिंग की आवश्यकता होती है, उसमें उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मानव, पशु, पक्षी इत्यादि, इन सभी में क्या है? जनन के लिए नर और मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो अलैंगिक जनन के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। हम लोग 6 के बारे में आगे के क्लास में बारी बारी से देखेंगे। देखिए, 6 प्रकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट है विखंडन, फ्यूजन। सेकेंड खंडन, फ्रेगमेंटेशन। थर्ड है पुनरुद्भवन, इसको पुनर्जनन भी कहते हैं, यानी रीजनरेशन। चौथा है मुकुलन यानी बडिंग। पांचवा है कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और 6 नंबर है बीजाणु समासंग या बीजाणु जनन, जिसको हम लोग स्पोर फॉर्मेशन भी इंग्लिश में कहते हैं। तो इन सभी 6 जनन के प्रकार जो अलैंगिक के जनन के प्रकार हैं, इस 6 के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि विखंडन क्या होता है, खंडन क्या होता है, पुनर्जनन में क्या प्रक्रिया होती है, मुकुलन में क्या होती है, कायिक प्रवर्धन में क्या होती है, और बीजाणु जनन यानी स्पोर फॉर्मेशन में क्या होती है। ये सभी के बारे में एक एक करके देखेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे विखंडन के बारे में। विखंडन होता क्या है? विखंडन में देखिए, विखंडन और खंडन यहाँ पर 2 चीज़ दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं यहाँ शॉर्टली समझा दूँ, हालांकि आगे मैं समझाऊंगा आगे, ठीक है। विखंडन और खंडन। विखंडन में क्या होता है कि इसमें कोई एक कोशिकीय जीव का विभाजन होता है और खंडन में बहुकोशिक जीव का विभाजन होता है। इन दोनों में यही डिफरेंस है। आगे भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। आगे चलते हैं विखंडन के बारे में। विखंडन क्या कहता है कि जब कोई एक कोशिक जीव विभाजित होकर नया संतति का निर्माण करता है तो यह प्रक्रिया विखंडन कहलाता है। यानी कि जब कोई एक कोशिक जीव, इस टर्म को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब एक कोशिक जीव विभाजित होकर के नया संतति का निर्माण करता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। अब विखंडन के भी 2 प्रकार हैं, ठीक है। विखंडन के 2 प्रकार मैं आपको समझने के लिए बता दिया हूं। विखंडन में 2 प्रकार है, एक है द्विखंडन और एक है बहुखंडन, ठीक है। द्विखंडन क्या है कि जब एक कोशिकीय जीव
दो भागों में विभाजित हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। कौन कौन सा जीव है जो एक कोशिकीय जीव यानी एक कोशिका विभाजित होकर के दो भागों में टूट जाती है? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कोई एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका विभाजित होकर के दो भागों में विभाजित हो जाती है यानी टूट जाती है, तो इसको कहते हैं द्विखंडन। यानी एक कोशिका जो है वो विभाजित होकर के कितने भागों में विभाजित हो गई, टूट गई? दो भागों में, तो इसको बोलेंगे द्वि। द्वि मतलब दो, दो भागों में खंड हो गई, टूट गई, तो इसको द्विखंडन बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए किस किस में द्विखंडन की क्रिया होती है। जैसे होता है अमीबा, अमीबा में होता है क्या? द्विखंडन, द्विखंडन। क्वेश्चन पूछेगा एक नंबर में कि निम्न में से किस जीव में द्विखंडन की प्रक्रिया होती है, तो याद रखना होगा किस में होता है? अमीबा में और लेशमानिया में, अमीबा में और लेशमानिया में। ठीक है, अमीबा में देखिए आप एक कोशिका देख रहे हैं आप। अब ये धीरे धीरे कोशिका धीरे धीरे वृद्धि करके विकसित करके देखिए यहाँ पर दो भागों में टूटने के आकार में विभाजित हो रही है और धीरे धीरे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग होने के प्रक्रिया में है और अंततः जा करके ये दो भागों में विभाजित हो गई, टूट गई। यानी कि एकल कोशिका जो था विभाजित होकर के वृद्धि करके ये दो कोशिका में विभाजित हो गई, टूट गई, तो इसको बोलेंगे द्विखंडन। इसी प्रकार से लेशमानिया एक जीव है। ठीक है, लेशमानिया जो है काला जार का रोगाणु है। इससे काला जार जो है रोग होता है बॉडी में। काला जार एक बहुत ही भयानक बीमारी है जिसमें ब्लैक फीवर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये उसी का कारक है लेशमानिया। ब्लैक फीवर जिसका कारक कौन है? लेशमानिया से ब्लैक फीवर होता है, काला जार होता है। तो ये आप रोगाणु देख रहे हैं, ये पूंछ के समान भी आपको दिखाई दे रहा है और ये धीरे धीरे जो है विकसित करके ये दो भागों में विभाजित हो गई। तो यानी यह भी जो है दो खंडों में विभाजित हो गई। तो दो भाग में विभाजित होने से इसको भी क्या बोलेंगे? द्विखंडन हो गया। तो इस प्रकार से द्विखंडन वाले जीव कौन कौन से हो गए? अमीबा और लेशमानिया। आप सेकंड नंबर है बहुखंडन। ठीक है, जब इसमें क्या है, जब कोई एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर अनेक संतति कोशिका का निर्माण करता है तो इसे बहुखंडन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई एक कोशिकीय जीव है, वो एक साथ अनेक कोशिका में जो है वो विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम क्या है? ये मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया का परजीवी, मलेरिया आप सभी को पता होगा कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है और वो मच्छर के द्वारा जो है मलेरिया परजीवी कौन से बनते हैं? प्लाज्मोडियम। यही हमारे शरीर में जो है तेजी से वृद्धि करके हमें मलेरिया से ग्रसित करते हैं। ये होते क्या है, कैसे होते हैं ये? जैसे मान लीजिए इसमें जो ग्रीन ग्रीन आप डॉट देख रहे हैं, ये इसके अंदर छोटे छोटे केंद्रक हैं। अब जैसे ही ये विभाजित होंगे एक साथ जो है ये अनेक जो सभी केंद्रक हैं वो सभी अलग अलग जो है प्लाज्मोडियम में निर्माण हो जाएंगे, प्लाज्मोडियम का निर्माण कर लेंगे। उसी प्रकार से फिर से जो है अलग प्लाज्मोडियम बन गया, वो सभी मिलकर के एक साथ फिर और जो है निर्माण कर लेगा अलग प्लाज्मोडियम का। तो इस प्रकार से शरीर जो है हमारा बहुत तेज़ी से मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग प्लाज्मोडियम। मतलब कोई एक कोशिकीय जीव है, अभी ये सिंगल कोशिका वाला जीव है। ठीक है, और जैसे ही यह विभाजित होगा अनेक संतति कोशिका का निर्माण कर लेता है, इसे ही क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड नंबर, खंडन किसे कहते हैं। खंडन किसे कहते हैं समझते हैं। तो अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई बहुकोशिक जीव, इसमें कौन सा जीव है? बहुकोशिक जीव, मतलब बहुकोशिक वाला जीव है, विकसित होकर कई टुकड़ों में टूट जाता है तथा प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके स्वतंत्र जीव बन जाता है। क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। ये एग्जाम्पल इसका जैसे कौन सा जीव है ऐसा? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा को हम लोग अपने क्षेत्र में शैवाल भी बोलते हैं, अपने देहाती भाषा में इसको हम लोग शैवाल भी बोलते हैं। ठीक है, शैवाल ये कहाँ पाया जाता है? नदियों में पाया जाता है। आप देखे होंगे यदि आप नदी में गए होंगे तो जहाँ पे पानी अधिकतर देर तक जमा रहता है वहाँ पे शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं, हरा हरा रंग का होता है। उसका एक फिगर हमने लिया है। ये शैवाल क्या होता है, जब परिपक्व हो जाता है, जब विकसित हो जाता है पूर्ण रूपेण से, तो क्या होता है कि ये कई टुकड़ों में पानी के बहाव से जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में जब ये क्या हो जाता है, टूट जाता है।
टूटने के बाद इसका प्रत्येक टुकड़ा जो है पुनः से जो है सवाल का रूप लेकर के और विकसित होकर के बड़ा बनने लगता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। समझते होंगे। अलैंगिक जनन में थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे पुनरुद्भवन या पुनर्जनन किसे कहते हैं या क्या अर्थ है, इससे आप क्या समझते हैं। सभी एक ही टर्म होता है, सभी एक ही क्वेश्चन बनाने का अलग अलग वर्ड का यूज किया जाता है। तो हमने लिखा है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन का क्या अर्थ है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन बोलते हैं। चलिए आइए समझते हैं। तो अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव किसी कारणवश, कोई भौतिक क्रिया के द्वारा या किसी कारणवश कई टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े का अर्थ मतलब सभी टुकड़े नहीं, अनेक टुकड़े वृद्धि करके स्वतंत्र जीव का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ अनेक टुकड़े का अर्थ ये हुआ कि वैसा टुकड़ा जिसमें नया जीव निर्माण करने की क्षमता हो, वही टुकड़ा जो है नया जीव का निर्माण कर सकता है। ऐसा नहीं कि जिसमें नया जीव निर्माण करने की क्षमता न हो वो भी नया जीव का निर्माण कर लेगा। ठीक है, यहाँ अनेक टुकड़े का अर्थ यही हुआ। ठीक है, तो निर्माण कर लेता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्जनन या पुनरुद्भवन कहते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिखा है प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन। तो प्लेनेरिया का आप ये देख रहे हैं छोटा सा जीव है। ये प्लेनेरिया यहाँ पर भौतिक क्रिया द्वारा क्या हुआ? 3 टुकड़ों में टूट गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 टुकड़ा, यहाँ पर ये 3 टुकड़ों में टूट गया है। और ये तीनों टुकड़ा जो है धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है। और ये बढ़ करके देखिए अंततः तीनों टुकड़ा अलग अलग प्लेनेरिया का निर्माण कर लिया। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पुनर्जनन। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, अलैंगिक जनन में अभी हम लोग पढ़ेंगे 4th नंबर है। अलैंगिक जनन का टाइप है मुकुलन, यानी मुकुलन किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं बडिंग। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार, मुकुल विकसित हो जाता है। उभार को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मुकुल। ठीक है, उभार को क्या बोलेंगे? मुकुल विकसित हो जाता है। यह मुकुल विकसित करता हुआ नन्हा जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाता है। मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हुए हम लोग हाइड्रा का। आप ये देख रहे हैं हाइड्रा एक जीव है। यह हाइड्रा में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये हल्का सा उभार उत्पन्न हो रहा है, उभार निकल रहा है। इसी उभार को हम लोग क्या बोलते हैं? मुकुल बोलते हैं। इसी उभार को हम लोग क्या बोलते हैं? मुकुल बोलते हैं। ठीक है, अब यही मुकुल धीरे धीरे विकसित होता हुआ नन्हा जीव में बदल जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं छोटा नन्हा जीव में है, ये हाइड्रा का नया जीव जो है बन गया। और ये पूर्ण रूप से जब विकसित हो जाता है तो ये जनक से जो है ये यहाँ से कट जाता है। और कटने के बाद ये क्या होता है? अलग हाइड्रा जो है नया जीव का निर्माण कर लेता है। तो यह जो प्रक्रिया कहलाती है, ये संपूर्ण प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। मुकुलन इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्योंकि इससे मुकुल से जो है नया जीव का निर्माण हुआ। मुकुल किसको बोलेंगे? उभार को बोलेंगे। ठीक है, तो मुकुल से जिस जीव का निर्माण होता है इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं या फिर बडिंग बोलते हैं। आशा करता हूँ आसानी से समझ में आ गया हो। कायिक प्रवर्धन के बारे में जो 5वां प्रकार है, एक और बचा है बीजाणु समासंग, वो आगे हम लोग पढ़ा देंगे। ठीक है, आइए 5वां कायिक प्रवर्धन के बारे में समझते हैं। जनन की वह विधि है जिसमें बहुत से पौधे जिनके जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न कर लेते हैं, इससे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कहने का मतलब जड़ हो गया, तना हो गया और पत्तियां भी हो गई, ये जो है उपयुक्त परिस्थिति में जो है विकसित करके नया पौधा बना लेता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इस विधि में इसका भी कई प्रकार है कायिक प्रवर्धन के। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, इस विधि में पर्तन, कलम तथा रोपण जैसी तकनीक का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। इसका कुछ पौधे का हमने नाम लिखा है, जैसे गन्ना में रोपण विधि का
एग्जाम्पल लिया जाता है रोपण तकनीक का। गुलाब हो गया, केला हो गया, चमेली हो गया, इन सभी का कायिक प्रवर्धन के द्वारा। आइए हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए, ये है पर्तन की विधि। पर्तन क्या होता है कि किसी पौधे के तना को क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर उसको ढक देते हैं। मिट्टी के अंदर ढकने के बाद उसके तने से आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ जड़ें निकल करके आ जाती है। ये जड़ें जो है यहाँ से विकसित होकर के नया पौधा का रूप ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको कटिंग कर देते हैं और कटिंग करके नया पौधा लगा देते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं पर्तन यानी कि लेयरिंग। ठीक है, दूसरा है कलम। कलम क्या होता है, कलम में क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पौधा का जड़ लिया हुआ रहता है और इसमें दूसरे पौधे को ऐसे कटिंग करते हैं कि उसमें जाकर के पूरी तरह से सेट हो जाए, यहाँ पर ग्राफ्ट हो जाए। समझ में आ रहा है? और उसको क्या करते हैं, बढ़िया से रैप कर देते हैं कपड़े से या प्लास्टिक से। उसको कपड़े से नहीं बल्कि प्लास्टिक से रैप कर देते हैं ताकि उसमें ये इन्फेक्शन ना हो, इसलिए उसको प्लास्टिक से बढ़िया से रैप करके बांध देते हैं और वो जा करके दोनों प्लांट होकर के ग्राफ्ट होकर के ये नया पौधा बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर हम देखेंगे जैसे आम वगैरह में भी यूज होता है। ठीक है, आम में, अमरूद में और भी कई सारे चीज़ में जो है इसका यूज किया जाता है। अब अगला है रोपण। रोपण कृषि आप लोग जानते होंगे, गन्ना जानते होंगे। ठीक है, गन्ना में क्या होता है कि इसका आँख को, यानी कि जो उसका जो आँख होता है, हम लोग आँख ही बोलते हैं उसको काट करके जमीन में गाड़ दिया जाता है, यानी ढक दिया जाता है। उसके बाद उससे धीरे धीरे क्या होते हैं, नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रोपण कहते हैं। तो रोपण की वृद्धि किस में होती है, गन्ना में होती है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल है, ये आपके बुक में दिया। ठीक है, ब्रायोफिलम की पत्ती। ब्रायोफिलम की पत्ती में क्या होता है कि इसकी पत्तियों के छोर से, पत्तियों की जो अंतिम छोर है आप देख रहे हैं यहाँ पर, इससे नई नई कलिकाएं निकल आती हैं। ये कलिकाएं वृद्धि करके नया पौधा बना लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो ये सभी प्रकार हो गया आपका कायिक प्रवर्धन का। ठीक है, तो ये छठा प्रकार, चलिए शुरू करते हैं। छठा में है बीजाणु समासंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले इस फिगर को समझते हैं, उसके बाद हम लोग परिभाषा को देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये है एक कवक जिसका नाम है राइजोपस। ये राइजोपस जो है एक कवक है जो ब्रेड पर उगता है या जहाँ नमी वाले स्थान है वहाँ पे उगता है। आप इसको देख रहे हैं, ये धागे के समान संरचना की तरह भी होता है, कभी कभी देखे होंगे आप लोग। तो ये आप देखिए यहाँ पर, इसमें आप ये जो गोला गोला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो राउंड राउंड दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं बीजाणुधानी। ये क्या है, बीजाणुधानी। अब ये बीजाणुधानी में अनेकों बीजाणु पाए जाते हैं। अनेकों बीजाणु कहने का मतलब सैकड़ों बीजाणु पाए जाते हैं इसमें, छोटे छोटे। ठीक है, वो हमें और आपको दिखाई नहीं देंगे, ये सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक चीज़ है, ये हमें आँख से, खुली आँख से दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो ये जो बीजाणु है, ये उपयुक्त परिस्थिति में जब पूरा ये बीजाणुधानी परिपक्व हो जाता है, यानी विकसित हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये फट जाता है, यानी कि विभाजित हो जाता है। और ये विभाजित होने के बाद ये सभी बीजाणु जो है, ये अलग अलग जीव यानी नया जीव उत्पन्न कर देते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं बीजाणु समासंग, यानी कि एक बीजाणु से ही अनेकों जीव का उत्पन्न हो जाना। ठीक है, अब इसको परिभाषा को समझते हैं। देखिए, बीजाणु समासंग में क्या है, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया, यानी वह अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी जीव, विशेषकर राइजोपस यानी कि कवक पर ही ये रूल लागू होता है कि विशेष करके राइजोपस के बीजाणुधानी में विशेष कोशिकाएं या बीजाणु पाए जाते हैं। राइजोपस, इसका नाम क्या है, राइजोपस। इसका नाम है आपका राइजोपस। ठीक है, यह राइजोपस का कवक है। तो राइजोपस के बीजाणुधानी में विशेष कोशिकाएं या बीजाणु पाए जाते हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा। ठीक है, जो उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर विभाजित हो जाते हैं। अभी हमने बताया कि उपयुक्त परिस्थिति में विकसित हो जाते हैं, पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं, और उसके बाद क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं और नए जीव उत्पन्न करते हैं। यही बीजाणु जो है, प्रत्येक बीजाणु जो है, ये क्या करता है, नया जीव उत्पन्न करता है। इसे ही हम लोग कहते हैं बीजाणु समासंग। आशा करता हूँ समझ गए होंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।